टूटा कप। विनी, दिव्या का विवाह पास आ गया है। पहले सोच रही थी सब काम समय से निपट जाएंगे, पर ऐसा नहीं हो पा रहा है। थोड़ा जल्दी आ सको तो अच्छा है, बहुत काम है। समझ नहीं पा रही हूँ कि कहाँ से कार्य प्रारंभ करूँ। कुछ शॉपिंग कर ली है और कुछ बाकी है। दीदी, आप चिंता न करें, मैं अवश्य पहुँच जाऊंगी। आखिर मेरी बेटी का भी तो विवाह है, विनीता ने उत्तर दिया। विनीता अपनी बड़ी बहन सुनीता की बात मानकर विवाह से लगभग 15 दिन पूर्व ही चली आई थी। उसकी 7 वर्षीय बेटी पूर्वा भी उसके साथ आ गई थी। विशाल विक्रांत की पढ़ाई के कारण बाद में आने वाले थे। विनीता को आया देखकर सुनीता ने चैन की सांस ली। चाय का प्याला उसके हाथ में देते हुए बोली, पहले चाय पी ले, बाकी बातें बाद में करेंगे। विनीता ने चाय का प्याला उठाया। टूटा हैंडल देखकर वह आश्चर्य से भर उठी। ऐसे कप में किसी को चाय देना तो दूर, वह उसे उठाकर फेंक दिया करती थी। पर इतने शानो शौकत से रहने वाली दीदी के घर भला ऐसी क्या कमी है जो उन्होंने ऐसे कप में चाय दे दी। मन किया वह चाय न पिए, पर रिश्ते की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए खून का घूंट पीकर चाय सिप करने लगी। पर उसकी पुत्री पूर्वा से नहीं रहा गया। उसने कहा, मौसी, इस कप का हैंडल टूटा हुआ है। क्या? मैंने ध्यान ही नहीं दिया। सारे कप गंदे पड़े हैं। मुनिया भी पता नहीं कहाँ चली गई। चाय की पत्ती लाने भेजा था, 1 घंटे से ज्यादा हो गया, अभी तक नहीं आई। नौकरानियों से कप ही नहीं बचते। अब कुछ दिन पहले ही तो खरीद लाई थी, दूसरा निकालूंगी तो उसका भी यही हाल होगा। वैसे भी विवाह से 3 दिन पहले होटल में शिफ्ट होना ही है। अभी तो हम लोग ही हैं, इन्हीं से काम चला लेते हैं, सुनीता ने सफाई देते हुए कहा। विनीता ने कुछ नहीं कहा, चुपचाप चाय पीने लगी तथा पूर्वा खेलने में लग गई। विनीता भी सुनीता के साथ विवाह के कार्यों की समीक्षा करने व उन्हें पूर्ण करने में जुट गई। कुछ दिन बाद नंदिता भी आ गई। उसे देखते ही सुनीता और विनीता की खुशी की सीमा न रही। खुशी की सीमा न रही। दोनों एक साथ बोल उठी, अरे अचानक तुम कैसे? कोई सूचना भी नहीं दी। मैं सरप्राइज देना चाहती थी। मुझे पता चला कि तुम दोनों अभी एक साथ हो तो मुझसे रहा नहीं गया। मैंने सुजय से कहा कि विक्की की परीक्षा की सारी तैयारी करा दी है, आप बाद में आ जाना। मैं जा रही हूँ। कम से कम हम तीनों बहनें दिव्या के विवाह के बहाने ही कुछ दिनों साथ साथ रह लेंगी। बहुत अच्छा किया, हम दोनों तुम्हें ही याद कर रहे थे। मुनिया, 3 कप चाय बना देना और हाँ, नए कप में लाना, सुनीता ने नौकरानी को आवाज लगाते हुए कहा। फिर नंदिता की ओर मुखातिब होकर बोली, अगर पहले सूचना दी होती तो गाड़ी भिजवा देती। सुनीता दीदी की बात सुनकर विनीता के मन में कुछ दरक गया। नन्ही पूर्वा के कान भी खड़े हो गए। नंदिता के आते ही दूसरे कप निकालने के आदेश के साथ गाड़ी भिजवाने की बात ने उसके शांत दिल में हलचल पैदा कर दी थी। जब वह आई थी तब तो दीदी को पता था, फिर भी उन्होंने किसी को नहीं भेजा। वह स्वयं ही ऑटो करके घर पहुंची थी। बात साधारण थी, पर विनीता को ऐसा महसूस हो रहा था कि अनचाहे ही सुनीता दीदी ने उसकी हैसियत का एहसास करा दिया है। वह पिछले 8 दिनों से वह उसी टूटे कप में चाय पीती रही थी, पर नंदिता के आते ही दूसरे कप निकालने के आदेश के साथ गाड़ी भिजवाने की बात को वह पचा नहीं पा रही थी। मन कर रहा था वह वहां से उठकर चली जाए, पर न जाने किस मजबूरी के कारण उसके शरीर ने उसके मन की बात मानने से इनकार कर दिया। विनीता तीनों बहनों में छोटी है। सुनीता और नंदिता के विवाह संपन्न परिवारों में हुए थे, पर पिताजी की मृत्यु के बाद घर की स्थिति दयनीय हो गई थी। भाई ने अपनी हैसियत के अनुसार घर वर ढूंढा और विवाह कर दिया। यद्यपि विशाल की नौकरी उसके जीजाजी की तुलना में कम थी, संपत्ति भी उनके बराबर नहीं थी, पर वह अत्यंत परिश्रमी, सुलझे हुए व स्वभाव के बहुत अच्छे इंसान हैं। उन्होंने उसे कभी किसी कमी का एहसास नहीं होने दिया था और उसने भी अपने छोटे से घर को इतने सुरुचिपूर्ण ढंग से सजा रखा है कि विशाल के सहकर्मी उससे ईर्ष्या करते हैं। स्वयं काम करने के कारण उसके घर में कहीं भी गंदगी का नामो निशान नहीं रहता था और न ही टूटे फूटे बर्तनों का जमावड़ा। यह बात अलग है कि ऐसे ही पारिवारिक आयोजन उसे चाहे अनचाहे उसकी हैसियत का एहसास करा जाते हैं, पर अपनी सगी बहन को अपने साथ ऐसा व्यवहार करते देखकर वह स्तब्ध रह गई। क्या अब नया सेट खराब नहीं होगा?
हमेशा की तरह इस बार भी सुनीता व नंदिता गप मारने लग जाती और विनीता काम में लगी रहती थी। अगर वह समय निकालकर उनके पास बैठती तो थोड़ी ही देर बाद कोई काम आने पर उसे ही उठना पड़ता था। पहले वह इन सब बातों पर इतना ध्यान नहीं दिया करती थी, पर इस बार उसे काम में लगा देखकर एक दिन उसकी पुत्री पूर्वा ने कहा, मम्मा, दोनों मौसियाँ बातें करती रहती हैं और आप काम में लगी रहती हो, मुझे अच्छा नहीं लगता। बेटा, वो दोनों बड़ी हैं, मुझे उनका काम करने में खुशी मिलती है। पूर्वा की बात सुनकर वह चौंकी पर संतुलित उत्तर दिया। उसने उत्तर तो दे दिया, पर पूर्वा की बातें चाहे अनचाहे उसके दिमाग में गूंजने लगी। पहले भी इस तरह की बातें उसके मन में उठा करती थी, पर यह सोचकर अपनी आवाज दबा दिया करती थी कि आखिर वे उसकी बड़ी बहनें हैं। अगर वे उससे कोई काम करने के लिए कहती हैं तो इसमें बुराई क्या है। पर इस बार बात कुछ और ही थी, जो उसे बार बार चुप रही थी। ना चाहते हुए भी दीदी का नंदिता के आते ही नए कप में चाय लाने व गाड़ी भेजने का आग्रह उसके दिल और दिमाग में हथौड़े मारने लगता। जब जब ऐसा होता, वह यह सोचकर मन को समझाने का प्रयत्न करती कि हो सकता है वह सब दीदी से अनजाने में हुआ हो, उनका वह मंतव्य न हो जो वह सोच रही है। आखिर वह उनकी छोटी बहन है, वे उसके साथ भेदभाव क्यों करेंगी। सच तो यह है कि दीदी का उस पर अत्यंत ही विश्वास है, तभी तो अपनी सहायता के लिए दीदी ने उसे ही बुलाया। उनका उसके बिना कोई काम नहीं हो पाता है, चाहे वह दुल्हन की ड्रेस की पैकिंग हो या बक्से को अरेंज करना हो, चाहे मिठाई के डब्बे रखने की व्यवस्था करनी हो, और तो और विवाह के समय काम आने वाली सारी सामग्री की जिम्मेदारी भी उसी पर थी। दिव्या भी अक्सर उसे ही आकर सलाह लेते हुए पूछती, मौसी, इस ड्रेस के साथ कौन सी ज्वेलरी पहनूंगी, या ये चूड़ियां, पर्स और सैंडल मैच कर रही है या नहीं। विवाह की लगभग आधी से अधिक शॉपिंग तो दिव्या ने उसके साथ ही जाकर की थी। वह कहती, मौसी, आपका ड्रेस सेंस बहुत अच्छा है, वरना मम्मा और नंदिता मौसी को तो भारी भरकम कपड़े या हैवी ज्वेलरी ही पसंद आती है। अब भला मैं उनको पहनकर ऑफिस तो जा नहीं सकती, फिर लेने से क्या फायदा। कहते हैं मन अच्छा न हो तो छोटी से छोटी बात भी बुरी लगने लग जाती है। शायद यही कारण था कि आजकल वह हर बात का अलग ही अर्थ निकाल रही थी। यह सच है कि दिव्या का निश्चल व्यवहार उसके दिल पर लगे घावों पर मरहम का काम कर रहा था, पर दीदी की टोका टाकी असहनीय होती जा रही थी। उसे लग रहा था कि काम निकालना भी एक कला है, बस थोड़ी सी प्रशंसा कर दो और उसके जैसे बेवकूफ बेदाम के गुलाम बन जाते हैं। मन कह रहा था व्यर्थ ही जल्दी आ गई, काम तो सारे होते ही हैं, कम से कम यह मानसिक यंत्रणा न झेलनी पड़ती। विनीता, जरा इधर आना, सुनीता ने आवाज लगाई। देख, यह सेट नंदिता लाई है दिव्या को देने के लिए। विनीता के आते ही सुनीता ने नंदिता का लाया सेट उसे दिखाते हुए कहा, बहुत खूबसूरत है। विनीता ने उसे हाथ में लेकर देखते हुए निश्चल मन से कहा, पूरे 2.5 लाख रुपए का है। नंदिता ने दर्प से सबको दिखाते हुए कहा, मौसी, आप मेरे लिए क्या लाई हो। वहीं खड़ी दिव्या ने विनीता की तरफ देखकर बच्चों सी मनुहार की। नंदिता का यह वाक्य सुनकर विनीता का मन बुझ गया। अपना लाया गिफ्ट उस बहुमूल्य सेट की तुलना में नग्न लगने लगा, पर दिव्या के आग्रह को वह कैसे ठुकराती। उसने सकुचाते हुए सूटकेस से अपना लाया उपहार निकालकर उसे दिखाया। उसका उपहार देखकर दिव्या खुशी से बोली, वाह मौसी, आपका जवाब नहीं। यह पेंडेंट बहुत ही खूबसूरत है, साथ ही व्हाइट गोल्ड की चेन। ऐसा ही कुछ तो मैं चाहती थी, इसे तो मैं हमेशा पहन सकती हूँ। दिव्या की बात सुनकर विनीता के चेहरे पर रौनक लौट आई। लाखों के उस डायमंड सेट की जगह हजारों का उपहार दिव्या को पसंद आया। यही उसके लिए बहुत था। विवाह खुशी खुशी संपन्न हो गया और सभी अपने अपने घर चले गए। विनीता भी धीरे धीरे सब भूलने लगी। समय बड़े से बड़े घाव को भर देता है। वैसे भी दिव्या के विवाह के बाद मिलना भी नहीं हो पाया। न ही दीदी आई और न ही उसने प्रयत्न किया, बस फोन पर ही बातें हो जाया करती थी। समय के साथ विक्की को IIT कानपुर में दाखिला मिल गया और पूर्वा +2 में आ गई। इसके साथ ही वह मेडिकल की तैयारी कर रही थी। समय के साथ विशाल के प्रमोशन होते गए और अब वे मैनेजर बन गए हैं। एक दिन सुनीता दीदी का फोन आया कि तुम्हारे जीजा जी को वहाँ किसी प्रोजेक्ट के सिलसिले में आना है, मैं भी आ रही हूँ।
बहुत दिन हो गए तुम सबसे मिले हुए। दीदी पहली बार उसके घर आ रही है, सो पिछली सारी बातें भूलकर उत्सुकता से विनीता उनके आने का इंतजार करने के साथ तैयारियां भी करने लगी। सोने के कमरे को उनके अनुसार सेट कर लिया और दीदी की पसंद की खस्ता कचौड़ी बना ली। वह रसगुल्ले मंगा लिए। खाने में जीजा जी की पसंद का मलाई कोफ्ता व पनीर भुर्जी भी बना ली थी। उसने दीदी जीजा जी की खातिरदारी का पूरा इंतजाम कर रखा था, पर न जाने क्यों पूर्वा को उसका इतना उत्साह पसंद नहीं आ रहा था। जीजा जी दीदी को ड्रॉप कर यह कहते हुए चले गए, मुझे देर हो रही है विनीता, मैं निकलता हूँ, आते आते शाम हो जाएगी। तब तक तुम अपनी बहन से खूब बात कर लो। बहुत तरस रही थी ये तुमसे मिलने के लिए। शाम को आकर तुम सबसे मिलता हूँ। बहुत ही करीने से सजा रखा है। विशेषतः उन्हें पूर्वा का कमरा बहुत पसंद आया। तब तक पूर्वा ने नाश्ता लगा दिया। नाश्ते के बाद पूर्वा चाय ले आई। चाय का कप मौसी को पकड़ाया। सुनीता उस कप को देखकर चौंकी। विनीता कुछ कहने के लिए मुंह खोलती उससे पहले ही पूर्वा ने कहा, मौसी, इस कप को देखकर आपको आश्चर्य हो रहा होगा, पर दिव्या दीदी के विवाह में आपने मम्मा को ऐसे ही कप में चाय दी थी। हफ्ते भर तक वे ऐसे ही कपों में चाय पीती रही, जबकि नंदिता मौसी के आते ही आपने नया टी शर्ट निकलवा दिया था। मौसी, तब से मेरे मन में यह बात रह रहकर टीस देती रहती थी। वैसे तो टूटे कप हम फेंक दिया करते हैं, पर यह कप मैंने बहुत सहेज कर रखा था, उस याद को जीवित रखने के लिए कि कैसे कुछ अमीर लोग अपनी करनी से लोगों को उनकी हैसियत बता देते हैं, चाहे वे उनके अपने ही क्यों न हो। आज उस अपमान के साथ अपनी बात कहने का अवसर मिल ही गया। सुनीता चुप रह गई। बाद में वह पूर्वा के कमरे में गई और बोली, सॉरी बेटा, आज तूने मुझे आईना ही नहीं दिखाया, सबक भी सिखा दिया है। शायद मैं नासमझ थी। मैं यह सोच ही नहीं पाई थी कि हमारे हर क्रियाकलापों को बच्चे बहुत ध्यान से देखते हैं और हमारी हर छोटी बड़ी बात को वो अपनी बुद्धि के अनुसार अर्थ भी निकालते हैं। मुझे इस बात का एहसास ही नहीं था कि व्यक्ति चाहे छोटा हो या बड़ा, सब में आत्मसम्मान होता है। बड़े एक बार आत्मसम्मान पर लगी चोट को रिश्तों की परवाह करते हुए भूलने का प्रयत्न कर भी लेते हैं, किंतु बच्चे अपनी या अपने घर वालों के प्रति होते अन्याय को सहन नहीं कर पाते और अपना आक्रोश किसी न किसी रूप में निकालने की कोशिश करते हैं। पूर्वा, तुमने अपने मन की व्यथा को इतने दिनों तक स्वयं तक ही सीमित रखा और आज इतने वर्षों बाद अवसर मिलते ही प्रकट भी कर दिया। मुझे खुशी तो इस बात की है कि तुमने अपनी बात इतने सहज और सरल ढंग से कह दी। आज तुमने मुझे एहसास करा दिया बेटा कि उस समय मैंने जो किया वह गलत था। एक बार फिर से सॉरी बेटा, कहते हुए उन्होंने पूर्वा को गले से लगा लिया। जहां सुनीता अपने पिछले व्यवहार पर शर्मिंदा थी, वही विनीता पूर्वा के कटु वचनों को सुनकर उसे डांटना चाह कर भी नहीं डांट पा रही थी। संतोष था तो सिर्फ इतना कि दीदी ने अपना बड़प्पन दिखाते हुए अपनी गलती मान ली थी। सच तो यह था कि आज उसके दिल से भी वर्षों पुराना बोझ उतर गया था। आखिर आत्मसम्मान तो हर एक में होता है। उस पर लगी चोट व्यक्ति के दिन का चैन और रात की नींद चुरा लेती है। शायद उसकी पुत्री के साथ भी ऐसा ही हुआ था। आज उसे यह भी एहसास हो गया कि आज की पीढ़ी अन्याय का उत्तर देना जानती है, साथ ही बड़ों का सम्मान करना भी। अगर ऐसा न होता तो पूर्वा सॉरी मौसी कहकर उनके कदमों में न झुकती।